आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा चुनाव कर्मचारियों की भी है। चुनाव कर्मचारियों के बुलंद हौसले का एक और वीडियो वायरल हो गया। इसमें दिखाई दिया कि ये कर्मचारी जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में मतदान करवाने के लिए जा रहे हैं। ये रास्ता वाकई काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन फिर भी चुनाव कर्मियों ने पहले चरण के मतदान के दौरान सफलतापूर्वक अपना फर्ज निभाया। ये वीडियो खुद इलेक्शन कमीशन ने जारी किया और इन कर्मचारियों के डेडिकेशन और कमिटमेंट की तारीफ की। किश्तवाड़ वहाँ की उधमपुर लोकसभा सीट में आता है। लोकसभा चुनाव में गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर एक और दिलचस्प सियासी रंग देखने को मिल सकता है। दरअसल खबर है कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे नीलेश कुंभानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि वो इसी हफ्ते बीजेपी से जुड़ जाएंगे। उधर इन्हीं खबरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीलेश के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इससे पहले सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था, क्योंकि नीलेश का नामांकन रद्द कर दिया गया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला दिया गया, तो वहीं बाकी 8 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमान जयंती पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को कुछ तोहफे भी बांटे, साथ ही उनके साथ हंसी मजाक की और खूब पढ़ने का आशीर्वाद भी दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची और मत्था टेका। अरविंद केजरीवाल इन दिनों जेल में बंद हैं। ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव के बीच सुनीता केजरीवाल ने मंदिर पहुंचकर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल के साथ वो जल्द दोबारा मंदिर आएंगी। हनुमान बाबा सबको सद्बुद्धि दे, मंगल करे, सबके कष्ट दूर करे। मेरे भी भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर रोड शो निकाला। इस मौके पर लोग बड़ी संख्या में उन्हें देखने के लिए सड़क किनारे जुटे। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। वैसे बीजेपी ने पहले पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से टिकट दी, लेकिन फिर पवन सिंह ने ये टिकट वापस कर दी थी। हालांकि अब काराकाट से ताल ठोंकते हुए उन्होंने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया। आज माँ से किया हुआ वादा मैं पूरा कर रहा हूँ और काराकाट लोकसभा में जा रहा हूं अपने भैया, चाचा, माता, बहन का सबका आशीर्वाद लेने। आंखें थोड़ी भरी हुई लग रही हैं पवन जी, आप खुशी की आंसू है, माई के आशीर्वाद मिल गए। बेटा जगह पर काराकाट के लोग ले जाता, अपन बेटा बना के रखा लोग। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर हम सब की जिंदगी से जुड़ी है। देश में ऑनलाइन ठगी का धंधा जोरों से बढ़ रहा है और साइबर क्रिमिनल्स ठगी के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। खास तौर से युवाओं में ठगी का चलन तेजी से बढ़ा है। इसलिए कम पढ़े लिखे युवाओं से लेकर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी इस काले धंधे का हिस्सा बन रहे हैं। वहीं एक समस्या जो उभर कर सामने आ रही है वो है ओटीपी फ्रॉड। इसे लेकर अब सरकार काफी सख्त हो गई है और टेलीकॉम कंपनियों और बैंक के साथ मिलकर एक नया सॉल्यूशन पेश कर रही है, जिससे कि ओटीपी फ्रॉड की पहचान करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। लिहाजा साइबर क्रिमिनल्स को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आपने नेटफ्लिक्स पर 2020 में आई एक वेब सीरीज जामताड़ा जरूर देखी होगी।
अगर आपका इंटरेस्ट क्राइम इन्वेस्टिगेशन में है तो आपको ये सीरीज काफी पसंद भी आई होगी। इसमें दिखाया गया है कि हमारे देश में कैसे 5वीं 8वीं फेल युवा लोगों को फोन पर झांसा देकर बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक फोन कॉल से कुछ सेकंड में ही सामने वाले का बैंक अकाउंट खाली कर डालते हैं। 5261। थैंक यू सो मच सर। देखो, हमने अंकल जी के OTP से इनके बैंक अकाउंट में घुस के इनके रिटायरमेंट सेविंग्स के सारे पैसे ढाप लिए। अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको कई ऐसे मामले मिल भी जाएंगे जिनके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हुई होगी, और कुछ मामले तो आपको लगभग एक जैसे मिलेंगे। किसी भी डिजिटल पेमेंट के लिए आमतौर पर हमें OTP यानी वन टाइम पासवर्ड डालना होता है। ये एक वेरिफिकेशन सिस्टम है जिससे पता लगाया जाता है कि पेमेंट कौन कर रहा है, यानी रजिस्टर्ड नंबर वाला शख्स ही OTP डालकर पेमेंट कर सकता है। हालांकि साइबर ठगों ने इसी OTP के जरिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों से ठगे हैं। इसके लिए साइबर क्रिमिनल अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों की मेहनत की कमाई को साफ कर देते हैं। लेकिन अब OTP वेरिफिकेशन सिस्टम को जल्द बदला जा सकता है। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे बदलने की तैयारी में है। इसकी जगह कोई ऐसा वेरिफिकेशन सिस्टम होगा जिसे कोई भी दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी कोई भी आपसे OTP पूछ नहीं सकता है या फिर सिम क्लोन कर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। देखिए, क्या होता है कि अभी जब आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आता है। तो वो OTP आप जब उसमें डाल देते हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है ऑथेंटिकेट हो जाती है। लेकिन कई बार देखिए, फ्रॉडस्टर जो है वो आपका जो नंबर है उसको कॉल या उसके मैसेज डाइवर्ट करके वो सारा ये जो खेल खेलते हैं। इसी साइबर ठगी से बचने के लिए अब सरकार एक अचूक प्लान लाने की तैयारी कर रही है। बता दें, मोबाइल से पैसे उड़ाने के खेल में OTP अहम रोल अदा करता है। कस्टमर केयर एजेंट और दोस्त बनकर OTP हासिल करके ऑनलाइन फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। साथ ही कई बार सिम बंद होने, बैंक अकाउंट बंद होने और बिजली कनेक्शन कटने का डर दिखाकर KYC अपडेट के नाम पर भी OTP फ्रॉड किया जाता है। हालांकि अब इस तरह के सारे फ्रॉड बंद होंगे क्योंकि सरकार एक अचूक प्लान लेकर आ रही है जिससे ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों की तुरंत पकड़ होगी। होम मिनिस्ट्री, SBI, पेमेंट सर्विस लिमिटेड और टेलीकॉम ऑपरेटर की टीम मिलकर एक फुल प्रूफ प्लान बना रही है, जिसके तहत एक नया फॉर्मूला बनाया जा रहा है जिसका तोड़ निकालना फ्रॉड करने वालों के लिए नामुमकिन होगा। सरकार जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके स्टेट बैंक ने अभी सिर्फ ये ट्रायल बेसिस पर वो कुछ काम कर रहे हैं, उसका एक ट्रायल वर्जन कर रहे हैं कि भाई जियो लोकेशन आपकी कौन सी है, जो कस्टमर है, और OTP कहीं और तो डिलीवर नहीं हुआ, यानी आपके रजिस्टर्ड नंबर पर कोई और जो है वो तो खेल नहीं कर रहा। हालांकि ये जो सोच है बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो फ्रॉडस्टर है वो एक कदम आगे की सोच के चलते हैं। दरअसल फोन पर OTP भेजने पर उसके मौजूदा दर्ज बैंक एड्रेस और उसकी मौजूदा लोकेशन की मिलान की जाएगी। अगर दोनों लोकेशन सही मिलती हैं, तभी OTP दर्ज करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। अगर दोनों लोकेशन का सही मिलान नहीं होता है तो उसे लेकर यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड के खतरे को लेकर अलर्ट किया जाएगा। वहीं कस्टमर के निर्देश पर ही OTP को ब्लॉक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी के ऐसे मामले सिर्फ भारत में ही होते हैं, बल्कि ऐसे केसेस की फेहरिस्त विदेशों में हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा लंबी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार अप्रैल 2021 और दिसंबर 2023 के बीच करीब 10,319 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड को सबसे ज्यादा चीन, कंबोडिया और म्यांमार से अंजाम दिया गया। इसे लेकर साल 2023 में करीब 11 लाख मामले दर्ज किए गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वो मामले हैं जिन्हें रिपोर्ट किया गया, जबकि हर साल OTP के जरिए लाखों लोगों को लूटा जाता है। मुझे लगता है कि इस OTP के साथ साथ अगर उसको और स्ट्रांग बनाना है तो कोई पिन नंबर या जो परमानेंट पिन नंबर हो वो भी
डबल क्रॉस हो जाए, ओटीपी आ जाए और ओटीपी के बाद वो पिन भी जो है आपका जो है पासवर्ड है वो उसको ऊपर जो है वो डाल सके, तो मुझे लगता है कि वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये अभी देखिए ट्रायल है, तो ट्रायल कितना सक्सेसफुल होता है तो उसको भी देखने की जरूरत है। और लेकिन कई बार ये भी तो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं कि आपका जो अकाउंट में आपका नंबर है वो नंबर ही उसने अगर चेंज करवा दिया तो ना तो आपकी जियो लोकेशन आएगी और ना ओटीपी आएगी। इंटरनेशनल टीम वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की रिपोर्ट कहती है कि साइबर फ्रॉड के मामले में रूस पहले नंबर पर है। इसके बाद यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, नॉर्थ कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील और 10वें नंबर पर भारत है। ऐसे में सवाल ये है कि साइबर अपराध के मामले इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के अपराध में कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले दोनों तरह के लोग शामिल हैं। लिहाजा साइबर क्रिमिनल्स की ठगी से बचाव को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शत्रुघ्न सिन्हा और अर्जुन मुंडा ने दाखिल किए नामांकन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली में मेयर और उप मेयर का चुनाव टल सकता है। लोकसभा चुनाव की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। ऐसे में मेयर चुनाव के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी होती है। वैसे पहले 26 अप्रैल को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तय किया गया था, लेकिन अब मेयर शैली ओबरॉय का कहना है कि निगम की ओर से चुनाव की अनुमति के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी गई है। पर हम आशा करते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन की परमिशन मिलेगी और जल्द से जल्द एलजी साहब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे अपनी क्लियरेंस देंगे और हम चाहते हैं 26 अप्रैल को चुनाव हो। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वो टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन के समय शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी पत्नी पूनम सिन्हा और पार्टी नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने लद्दाख से मौजूदा सांसद जमयांग सेरिंग नामग्याल का टिकट काट दिया। उनकी जगह वकील ताशी ग्यालसन के नाम का ऐलान किया गया। वो अभी लेह में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक निर्माणाधीन पुल का कुछ हिस्सा ढह गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ये पुल वहां की मनैर नदी पर बन रहा था। इसका बजट करीब 49 करोड़ रुपए था। यूपी के कानपुर में अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ गफलत का मामला सामने आया। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार आलोक मिश्रा को ड्यूटी में तैनात पुलिस अधिकारी पहचान नहीं सके और उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जाने से रोक दिया गया। एसीपी ने आलोक मिश्रा से कहा कि आप प्रस्तावक नहीं हैं। हालांकि फिर खुद कांग्रेस प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कहा कि वो प्रस्तावक नहीं बल्कि उम्मीदवार हैं। ये सुनने के बाद एसीपी ने उन्हें अंदर जाने दिया। आप प्रस्तावक नहीं है, कुछ ही समय पहले कानपुर से बीजेपी उम्मीदवार को लेकर भी इसी तरह की गलतफहमी सामने आई थी, जब रमेश अवस्थी को रेलवे स्टेशन पर आए बीजेपी कार्यकर्ता पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने दूसरे बीजेपी नेता को बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी समझकर माला पहना दी थी। केंद्रीय मंत्री और खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और दूसरे नेता शामिल रहे। वैसे नामांकन से पहले अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ अमरेश्वर धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। Yes, miracle happens. Let's talk about this magic, this miracle. आईटीबीपी की जवान हरमीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनका बुलंद हौसला देखने को मिला। दरअसल हरमीत के पति शहीद हो गए थे। फिर हरमीत ने टीचर की नौकरी छोड़कर देश सेवा में आने का फैसला लिया, लेकिन 40 से ज्यादा की उम्र, 100 किलो वजन और घुटने की चोट समेत कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। हरमीत ने कुछ ही हफ्तों में 14 किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया है। उन्हें कामयाबी हाथ में हथियार और पीठ पर 10 किलो का भार रखने के साथ 15 किलोमीटर की दौड़ तय करने के बाद मिली। I was damn sure about it. She will do. I just walked to her, talked to her, said, "Don't worry, keep going, keep hustling. Training is more about mental toughness, less about."
खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में अब बजरंग बली की भी एंट्री हो गई है। पहले चरण के बाद अब चुनाव में धर्म के मुद्दे पर सियासत गर्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद तो मानो बाढ़ सी आ गई है, लेकिन आज हनुमान जयंती पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हनुमान के बहाने मचे इस सियासी घमासान में बीजेपी खुलकर इसे भुनाने में जुटी है, लेकिन विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इंसुलिन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हनुमान बाबा सबको सद्बुद्धि सबके कष्ट दूर करें। मेरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुंचने के लिए धर्म वाला दांव खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है। चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करना है तो हनुमान को भी रिझाना है। लिहाजा हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर सियासी जमातें हनुमान भक्ति में लीन नजर आईं। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने हनुमान की शोभा यात्रा निकाली। इस रोड के दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। आम ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जहां पर सुबह 9 बजे से ही लोग पहुंच रहे थे और धीरे धीरे जो है उनकी संख्या, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे, जिनका आसपास घर है, महिलाएं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका घर यहीं जहांगीरपुरी के इलाके में ही है। कई हिंदू संगठन मिल करके इस शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी शोभा यात्रा निकाली। हनुमान जन्मोत्सव को आम आदमी पार्टी ने राजनीति से भी जोड़ लिया और कहा कि हनुमान की कृपा से केजरीवाल को इंसुलिन मिली है। मैसेज ये है कि हनुमान जी ने सबके संकट हरे, भगवान राम के भी संकट हनुमान जी ने हरे। तो अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने हनुमान जी को याद किया, उनके भक्त हैं, हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी ने उनके संकट हरे। आज उनको हनुमान जयंती के दिन इंसुलिन मिली, 300 से ऊपर शुगर थी। जैसे मानो कि भगवान ने मुझे कहा, बालाजी ने कहा कि सोमनाथ इस गदा को ले जा और इसके माध्यम से हिंदुस्तान की समस्याओं का खात्मा कर, इसके माध्यम से दिल्ली की समस्याओं का खात्मा कर, इसके माध्यम से आम आदमी पार्टी पे जो संकट आई थी उसका खात्मा कर। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। सोचिए, एक ब्राह्म भक्त, एक हनुमान भक्त, कैसे कृपा हुई उनके ऊपर। जिस इंसुलिन को कोर्ट ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया था, आज वो इंसुलिन उनको मिल गई। इसका मतलब क्या है? हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद है। बता दें कि केजरीवाल भी हनुमान भक्त हैं। जब वो जेल में नहीं थे तब वो भी खास मौकों पर इसी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। लेकिन सियासी दलों ने हनुमान को भी राजनीति में घसीट लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हनुमान का नाम जपने को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। अब हमको क्या क्या सुविधा देंगे ये बताइए, मगर बाम का स्केयर करके डराने का काम बंद करो। लोगों को क्या काम करके क्या सुविधा देंगे यही बताइए। ये डरा के वोट लेने का क्यों बोले? तो वहां पर कर्नाटका में कांग्रेस की आवाज चल रही, वो आवाज को साइडलाइन करके बाम की बात करना ये प्रधानमंत्री की शोभा नहीं देता। हनुमान
जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती की। सीएम योगी ने प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। सियासत में धर्म का कार्ड खूब चलता है और हर राजनीतिक दल इसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान की शोभा यात्रा निकाली गई और नेताओं ने पूजा पाठ किया। चुनावी दंगल में धर्म एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे में ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में हनुमान किसका बेड़ा पार लगाते हैं और किसे सियासत के समंदर में गोता लगाने के लिए छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स करीब 90 अंक चढ़कर 73,738 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी करीब 31 अंक ऊपर 22,368 पर पहुंचा। आईटी और बैंकिंग समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सबसे अधिक ताकतवर बनने की होड़ में सभी देश अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए रक्षा बजट में लगातार इजाफा कर रहे हैं। SIPRI की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन और रूस पहले 3 सबसे बड़े डिफेंस सेक्टर के खरीदार रहे हैं, जबकि 2023 में 83.6 अरब डॉलर की रक्षा खरीद के साथ भारत दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। अगले 2 सालों में राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक का पूरा सीन बदल सकता है। 2026 से लोग आसमान में उड़ती हुई एयर टैक्सियां देखेंगे। दरअसल भारत में ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। ये एयर टैक्सियां दिल्ली के कनॉट प्लेस से हरियाणा के गुरुग्राम तक यात्रियों को सिर्फ 7 मिनट में पहुंचाएंगी। अमेरिका की आर्चर एविएशन के साथ मिलकर इंडिगो पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक और फोन मैन्युफैक्चरिंग ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिला ट्रेनी उम्मीदवारों की जबरदस्त डिमांड बढ़ाई है। पिछले 10 महीनों में महिला ट्रेनीज की मांग 5 गुना बढ़ी है। इस बढ़ोतरी से महिला ट्रेनीज के प्रतिनिधित्व में जबरदस्त इजाफा होने का अनुमान है, जो इस साल के अंत तक 40% तक पहुंच सकता है। ये सब होने के पीछे की वजह है सरकार का कौशल विकास जैसे कार्यक्रम। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। पिछले कुछ वक्त से पाश्चात्य सभ्यता का रंग युवा पीढ़ी पर बढ़ने लगा है। बच्चे अपनी परंपरा और संस्कृति को लेकर लापरवाह होते जा रहे हैं। लेकिन आज आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये एक साधारण सा स्कूल है, लेकिन है बिल्कुल अलग और खास। यहाँ पर बच्चों को सनातन धर्म, प्राचीन परंपरा, कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा संस्कृत में दी जाती है, ताकि देश की युवा पीढ़ी अपने देश की संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूक हो सके। चंडीगढ़ का प्राचीन श्री गुग्गा माड़ी हनुमान मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ सनातन परंपराओं, धर्म, कर्मकांड, प्राचीन पद्धतियों को बचाने की कोशिश भी की जाती है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा, दीक्षा और कर्मकांड निःशुल्क पढ़ाया और सिखाया जाता है। बच्चों को धर्म, वेद और ज्योतिष से जोड़ने की कोशिश होती है, ताकि आगे चलकर ये बच्चे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें। हमारा जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, और हमारी जो वैदिक कर्मकांड है, और सनातन धर्म का प्रसार प्रचार के लिए हो, बाकी तो और सभी विषय होते हैं, लेकिन मुख्य विषय ये है। गुरुकुल पद्धति से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ संस्कृत ही नहीं, हिंदी, अंग्रेजी समेत सभी तरह की शिक्षा मिल सकती है। यहाँ पर छात्रों की दिनचर्या की शुरुआत सुबह 4 बजे से होती है। 4 बजे ये बच्चे जो है अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। उसके बाद नहा करके 5 बजे ये यहाँ पर संध्या इत्यादि करते हैं। 6:30 से 6:30 बजे नीचे यज्ञशाला में रोज हवन होता है। इनका मुख्य उद्देश्य है, हमने पहले संध्या करनी है। संध्या करने से क्या होता है, बच्चा तेजस्वी होता है। तेजस्वी हो गया तो वो वेद पढ़ेगा। वेद पढ़ करके जो है वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। संस्कृत कॉलेज में बच्चों को 8वीं पास करने के बाद प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद उनकी पूरे वैधानिक तरीके से पढ़ाई शुरू होती है। हमारे पास जो छात्र आता है वो कम से कम 8वीं पास होना चाहिए।
फिर हम उसको बनारस विश्वविद्यालय से 10वीं करवाते हैं और 11वीं में हम उसको पंजाब विश्वविद्यालय में ले आते हैं। कम से कम 12 या 13 साल का वो बच्चा होना चाहिए, उससे नीचे नहीं लेते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार करके फिर वो वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। छात्रों का मानना है कि इससे वो अपने धर्म के प्रति जागरूक होते हैं। विद्या के अलावा हमें सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान भी यहाँ प्राप्त होता है। जो पुरानी संस्कृति थी, जो सनातन धर्म था, उसके प्रति या फिर भगवान के प्रति जो आस्था थी, वो पुनः हम जागृत करने की कोशिश में हैं कि वो पुनः हम जागृत करें। वापस अपनी रूट्स में जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अभी बीच में ये चीजें छूट चुकी थी, लोग सनातन धर्म से अलग हो चुके थे, पर अभी कुछ सालों से इस चीज के प्रति लोगों का मन जागृत हुआ है। लोग अपने जो हमारे भगवान हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके प्रति हमारा एक वो होना चाहिए ना उद्देश्य कि हमें जिन्होंने इस धरती में भेजा। ये महाविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय से एसोसिएटेड है और छात्रों को यहाँ से 5 साल के बाद डिग्री भी दी जाती है ताकि ये बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर सनातन धर्म की परंपराओं का प्रचार प्रसार कर सकें। लगभग 20 सालों से जो छात्र है उनका इसकी तरफ है जो रुझान है वो लगातार बढ़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीयों के घूमने फिरने की। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के लोग अब पहले के मुकाबले अधिक यात्रा कर रहे हैं। ये बात मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट में सामने आई है। ये रिपोर्ट मेक माई ट्रिप पर 10 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर्स के आधार पर तैयार की गई। इसमें पता चला है कि 2019 के बाद से एक साल में 3 से अधिक यात्राएं करने वाले लोगों की संख्या 25% बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के लोगों में विशेष तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं को लेकर पिछले 2 साल में दुगनी रुचि हुई है। आध्यात्मिक पर्यटन से जुड़ी जानकारी हासिल करने में 2021 की तुलना में 2023 में 97% की बढ़ोतरी देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि छोटे और मझौले शहरों में धार्मिक महत्व वाले स्थलों के बारे में जानने के लिए लोगों की रुचि बढ़ी है। उदाहरण के तौर पर अयोध्या के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए साल 2022 के मुकाबले 2023 में 585% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। इसी तरह उज्जैन और बद्रीनाथ को लेकर सर्च की गई जानकारी में लगभग 359% और 343% की बढ़ोतरी देखी गई। रिपोर्ट में पाया गया कि वीकेंड में घूमने वाले जगहों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में 2022 की तुलना में 2023 में 131% अधिक जानकारी जुटाई गई। वहीं साउथ इंडिया में ऊटी और मुन्नार जैसे हिल स्टेशन भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय विकल्प रहे हैं। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं की भी जानकारी दी गई है, जिसमें दुबई, बैंकॉक और सिंगापुर जैसे हॉटस्पॉट बने हैं, जबकि लंबी दूरी की यात्रा के लिए लोगों ने सबसे अधिक लंदन, टोरंटो और न्यूयॉर्क में रुचि दिखाई। इसके अलावा हांगकांग, कजाकिस्तान में अल्माटी, भूटान में पारो, अजरबैजान में बाकू, वियतनाम में डानांग, जॉर्जिया में तिब्लिसी जैसे लोकेशन के बारे में 2023 में लोगों की रुचि अधिक बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक पारिवारिक यात्रा की बुकिंग भी तेजी से बढ़ रही है। इसमें 2022 की तुलना में 2023 में 64% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में सोलो ट्रिप यानी कि अकेले यात्रा के लिए बुकिंग में 23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देशवासियों के घूमने फिरने पर आई इस रिपोर्ट को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे की लाइन है, ये जरूर कुछ काम करा रही है फ्यूचर में। आपका पास्ट में काम हुए होंगे, प्रेजेंट में काम और बेटर हो रहे हैं और फ्यूचर आपका सेफ हो रहा है। लोग बाहर वेट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वेट करना चाह रहे हैं। ये शो दिस डजंट शो कि आपका आस्था कम हुई, आपकी आस्था बहुत बढ़ गई है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लग गया है अब दोबारा से, जो बीच में थोड़ा सा डगमगा गया था, क्योंकि शायद सबको लगता है कि मतलब उनका काम बनेगा और वो अपने आप से लाइक इंटरेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग और ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें वो सिर्फ गॉड फील करते हैं कि गॉड उनके साथ हमेशा रहता है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन। आजकल की जनरेशन थोड़ा अलग तरीके से, जो पहले कुछ सिचुएशन था, अभी थोड़ा शांति अगर कुछ चाहिए तो लोग पहाड़ी और बाकी जगह जाते थे, लेकिन मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं नए जनरेशन, जो एक तरीके से एक अच्छी बात है। और हम पुराने जो ट्रेडिशनल वे को फॉलो कर रहे हैं, जो मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न जो दुनिया को छोड़ के हम अपना जो जड़ है उसको वापस उस तरफ जा रहे हैं। मे बी ड्यू टू कोरोना लोगों को अब डर हो गया है कि कल का पता नहीं, तो भगवान में आस्था रखो। भगवान पे आस्था रखो। ऑफ कोर्स आस्था की वजह से कोविड से निकल गए तो स्पिरिचुअलिटी बहुत हो गई, हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों में है।
यंग जनरेशन, बिल्कुल यंग जनरेशन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई है। कुछ तो होते हैं जो बस सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि हाँ हमें स्टोरीज पे डालना है, हमें इंस्टाग्राम पे बस दिखाना है, पर जो एक्चुअल में जो जुड़े हुए हैं ना वो स्टोरीज में नहीं, वो सीधा यहाँ मंदिरों में दिखते हैं और अंदर मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं, रियलिटी के लिए जो भगवान को क्या नाम है पूछते हैं और उनसे उनको एक काइंड ऑफ पीस मिलता है। पीस आज की जनरेशन पीस के पीछे ज्यादा भाग रही है। ग्राउंड लेवल का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना वो बड़ा गलत है। जब हम बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं कि हमें करना क्या तो करेंगे क्या वो, जाहिर सी बात है जितने भी सिस्टम है आजकल एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल पूरा गलत है और ये ऐसा सिस्टम आया है उसको अपडेट करने में हमें सिखाने में बहुत समय लगेगा। ये मेन कारण है। जब तक संस्कृति बचपन से नहीं जाएगी, बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा, तब तक कहाँ से आएगा संस्कृति, कहाँ से आ जाएगी। मेन चीज ये है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बचाव में उतरे एलन मस्क। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए लिए चलें आपको डिजिटल का लिए। खबर है कि एप्पल कुछ भारतीय कंपनियों के साथ डील करेगी। एप्पल इनसे आईफोन के सब कंपोनेंट्स तैयार करने को लेकर बातचीत कर रही है। जिन कंपनियों के नामों की चर्चा है उनमें चेन्नई का मुरुगप्पा ग्रुप और टाइटन शामिल है। माना जा रहा है कि अगर ये डील होती है तो ये एप्पल के ऑपरेशंस के चीन से भारत में शिफ्ट होने की दिशा में बड़ा कदम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के चीफ एलन मस्क और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज आमने सामने आ गए। दरअसल यह मामला कुछ विवादास्पद पोस्ट से जुड़ा है जिसे हटाने का आदेश एक ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने दिया था, लेकिन इस वीडियो को हटाने की मांग एलन मस्क ने ठुकरा दी और कहा कि उनका प्लेटफॉर्म हमेशा सच्चाई के साथ रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने यह अपील नहीं मानने पर एलन मस्क को अहंकारी बताया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ा फैसला किया। उसने एआई के असर से जुड़ी स्टडी करवाने का ऐलान किया। इसके लिए कुछ कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे गए। इसकी आखिरी तारीख 3 जून रखी गई है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।